नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगला प्रश्न है कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये है प्रधानमंत्री, बी है स्पीकर, सी है राष्ट्रपति, डी है सर्वोच्च न्यायालय और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 30, बी है 40, सी है 50 और डी है 60। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम जो है 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ जाएगा? ऑप्शन सी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है कितना? तो यहाँ दिया है ए में 20, बी में 30, सी में 40 और डी में 50। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, 50। अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दो है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73(3) के अनुसार मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा के अपने नियम 198 में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? यह हमें नेगेटिव चुनना है। ठीक है, तो देखिए, ये है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, और सी है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, और डी है अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए कि जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र
के विफल हो जाने की दशा में जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यही हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना था? तो यह है प्रकाश चंद्र सेठी, बी है रविशंकर शुक्ला, सी है कैलाश नाथ काटजू और डी है द्वारकानाथ मिश्रा। तो देखिए कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में जो है विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने थे। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। वे 1957 से 62 के दौरान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा आंसर कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो ये है ऑप्शन ए है श्री गुलजारी लाल नंदा, बी है श्री जॉन मथाई, सी है श्री कृष्णामाचारी और डी है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं, तो इसमें हमारा जो है इस प्रश्न में ऑप्शन में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, सही उत्तर का ऑप्शन है नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा एक और ऑप्शन जो है आर के षणमुखम चेट्टी, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ए है के एम मुंशी, बी है एस पी मुखर्जी, सी है बलदेव सिंह, डी है बी आर अम्बेडकर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो स्वतंत्र भारत के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है विधि यानी कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार जो है 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार यानी 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो एक है जगजीवन राम, 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 है CH भाभा और 4 है सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, बी है केवल 3 एवं 4, सी है केवल 1 एवं 3 और डी है केवल 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? तो ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी IK गुजराल और डी AB वाजपेयी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे गुलजारी लाल नंदा को शामिल किया गया था। अब HD देवगौड़ा थे जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक है देवगौड़ा जो है 1999 और 2004। अब है 2 में चंद्रशेखर
बी है 1989 से 90, 3 अटल बिहारी वाजपेयी 1990 से 91, 4 इंद्र कुमार इजराल तो यहाँ है 1996 से 97, 5 है विश्वनाथ प्रताप सिंह 1997 से 98। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं ये चल जाएगा हमारा कहाँ, ये चला जाएगा 3 में। तो ये कहाँ जाएगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1999 से 2004 तक, तो ये गया कहाँ 3 में। ठीक है, उसके बाद से हमारा बी कहाँ जाएगा, तो बी में क्या है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बी, तो हमारा बी कहाँ जाएगा, बी चला जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 1989 से 90 तक, तो ये हो गया हमारा बी में। अब चलते हैं हम देखते हैं सी, तो सी चला जाएगा कहाँ हमारा 2 में, चंद्रशेखर यानी 90 से 91, तो सी हो गया हमारा चंद्रशेखर। अब हम चलते हैं सी के बाद से डी, तो डी कहाँ जाएगा 1 में। ठीक है, तो हमारा डी किस में जाएगा, डी चला जाएगा 1 में, 1 में हमारा जो है डी आ जाएगा। देव गौड़ा जो है कहाँ जाएगा, ये 1996 से 97, और उसके बाद से हमारा क्या है 4 में चला जाएगा ई, तो ई जो है हमारा किस में जाएगा, ई जाएगा 4 में। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, 3 गुलजारी लाल नंदा और 4 अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 1, 2 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनमें गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया है, तो 1 है जवाहरलाल नेहरू, 2 है लाल बहादुर शास्त्री, 3 है गुलजारी लाल नंदा, 4 है इंदिरा गांधी और 5 है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4 और 5। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3, 4 और 5, यानी गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग जो है एक बार से अधिक अपने जीवन में जो है प्रधानमंत्री क्या पद सुशोभित किया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समय अंतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून और 1964 तक ये रहे थे, 9 जून 1964 तक रहे थे, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, तो 2 समय अंतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में, यानी 2 समय अंतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, तो ये है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोरारजी देसाई, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है चरण सिंह। तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश के बाहर जो है ताशकंद यानी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो जो 11 जनवरी 1966 को हो गई थी। तो किनकी, ऑप्शन सी हो जाएगा जो है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ए है पीवी नरसिम्हा राव, 1 है अविभाजित उत्तर प्रदेश और बी है मोरारजी देसाई, 2 है अविभाजित आंध्र प्रदेश, सी है एचडी देवेगौड़ा, तो 3 है गुजरात, डी है चरण सिंह, 4 है कर्नाटक, ई है नरेंद्र मोदी और 5 है बम्बई। तो हमारा जो हो जाएगा ए का चला जाएगा 2 में, ये क्या है पीवी नरसिम्हा राव जो अविभाजित आंध्र प्रदेश, तो ए का आया 2 में है। ठीक है, ए का चल जाएगा 2 में, यानी ये है पीवी नरसिम्हा राव यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश। उसके बाद से बी का चला जाएगा हमारा 5 में, मोरारजी देसाई जो थे कहाँ से, बम्बई 5 में, और सी का चला जाएगा 4 में, सी गया 4 में कर्नाटक, एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक, और डी चला जाएगा 1 में, यहाँ से चरण सिंह जो है
अविभाजित उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी कहाँ से, तो गुजरात से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो ए है एच.डी. देवेगौड़ा, बी है पी.वी. नरसिम्हा राव, सी है चंद्रशेखर और डी है मोरारजी देसाई। तो देखिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है चरण सिंह, सी है पी.वी. नरसिम्हा राव और डी है चंद्रशेखर। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ए है देवेगौड़ा, बी है आई.के. गुजराल, सी है चंद्रशेखर, डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, देखिए देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा सदस्य के थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है वी.पी. सिंह, सी है चंद्रशेखर और डी है चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों जो है प्रश्नगत प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? ठीक है, एक है वी.पी. सिंह, दो है आर. वेंकटरमण और तीन है वाई.बी. चौहान और चार है प्रणब मुखर्जी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन ए में दिया है केवल 1, 2 और 3, बी में केवल 1, 3 और 4, सी में केवल 1, 2 और 4 और डी में 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा ये सभी 1, 2 और 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। तो घोषित की गई प्रधानमंत्री यहाँ ए है राजीव गांधी द्वारा, बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी है नरसिम्हा राव द्वारा और डी है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो क्या होगा आंसर? 14 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं है। तो ए है भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो यहाँ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके थे, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये है पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, बी है पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, सी है राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं और डी है असम से राज्यसभा के सदस्य हैं।
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तक तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान में 1919 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कहाँ से? तो असम के से राज्यसभा के सदस्य। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण आर वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं है करता है। तो कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ये मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ और डी 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सही है? तो हमारा जो है यहाँ ऑप्शन ए केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में न तो एक और न ही दो। तो देखिए अनुच्छेद जो है 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन एक गलत है। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो सिविल सेवा बोर्ड का पद अध्यक्ष भी होता है। अतः दो भी गलत है। तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो न एक सही है और न दो सही है। ऑप्शन डी हो जाए। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दो है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में न तो एक न ही दो। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगला प्रश्न है कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए।
तो कथन 1 है संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब है कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। 3 है कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं। अब है कथन 4 कि संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ है ए सभी कथन सही है, बी कथन 1, 2 एवं 3 सही है लेकिन कथन 4 गलत है, सी में कथन 2, 3 एवं 4 सही है लेकिन 1 गलत है, डी में कथन 1 एवं 2 सही है लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 सही है, 3, 4 गलत है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो यहाँ हमें निगेटिव चुनना है। तो ऑप्शन ए है 90वां और बी है 91वां और ऑप्शन सी है 92 और डी है 93वां। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए बताइए। तो देखिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 क जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प जो है हमारा क्या सही है? बी सही है, विकल्प बी सही है। विकल्प जो हमारा हो जाएगा 91वां। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? तो ये है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, बी है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, सी है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 डी है 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 2 है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न तो 2। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 51 है, 51 है। तो हमारा जो है अब ये कूट जो है ये 2 गलत है और 1 सही है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए जाता है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो ये हरित पत्र, बी श्वेत पत्र, सी पीत पुस्तिका और डी नीली पुस्तिका। तो भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी श्वेत पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णाचारी और डी है वी सी राय। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
देखिए एन गोपालास्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर और है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? तो एक है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, 2 है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, 3 है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। ठीक है, तो 1 है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, 2 है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता। भारत सरकार जो है कार्य आवंटन जो है नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया था। इसका सचिवालय को आवंटित विषय है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालयीय सहायता और 2 है कार्य के नियम। तो मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवालय सहायता में शामिल है क्या? प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना। ठीक है, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। 5वां है प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण। और 6 मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। ठीक है, अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री और डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हो जाएगा क्या? भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ देखिए जो है JL यानी जवाहरलाल नेहरू शांति वन, ये सही है। ठीक है, उसके बाद से LV शास्त्री विजय घाट, ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। और राजीव गांधी कर्मभूमि, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, कर्म भूमि नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है गलत है। तो हमें क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो थे वर्ष 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। भारत और पाक के युद्ध हुआ था तो उस समय जो है 1965 में दिया था कि जय जवान जय किसान। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।